सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 7 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की पेज नंबर 19 पे जो फिगर इट आउट है वो डिस्कस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ कैलकुलेटर हैज ओनली प्लस 10,000 एंड प्लस 100 बटन्स। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द नंबर ऑफ बटन क्लिक्स टू बी मेड फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। तो एक कैलकुलेटर है जिसमें दो ही बटन है, एक प्लस 10,000 वाली और एक प्लस 100 वाली। आपको एक्सप्रेशन लिखना है जो डिस्क्राइब कर रहा हो नंबर ऑफ बटन क्लिक्स, यानी जैसे एक्सप्रेशन हम लिखते हैं ना वैसा ही आपको लिखना है। तो उस एक्सप्रेशन के अंदर नंबर ऑफ बटन क्लिक्स हमारे ऑलरेडी डिस्क्राइब होता है, यानी अलग से आपको नंबर ऑफ बटन क्लिक्स दिखाने की जरूरत नहीं है, उसी एक्सप्रेशन के अंदर ही आपको दिखाना है और जैसा हम एक्सप्रेशन लिखते हैं उसके अंदर वो शो हो जाता है। अभी आपको मैं दिखा दूंगा। ए वाला है 20,800, तो 20,000 के लिए हमको 10,000 वाली बटन दो बार दबानी पड़ेगी कि नहीं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दिया, 800 बचा तो 100 वाली 8 टाइम्स दबा दो। ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया। इसके अंदर आप देख सकते हो ये जो 2 और 8 है ये नंबर ऑफ बटन क्लिक्स को शो कर रहे हैं। बी वाला है 92,100। अब 10,000 वाली बटन अगर 9 टाइम्स दबाएंगे तो 90,000 हो जाएगा। 10,000 वाली बटन का यूज करके हम 92,000 नहीं बना सकते, सिर्फ 90,000 बना सकते हैं। 9 टाइम्स दबाएंगे तो 90,000, 10 टाइम्स दबाएंगे तो 1 लाख हो जाएगा। तो इसको 9 टाइम्स ही हम प्रेस करेंगे, यानी 9 मल्टीप्लाई बाई 10,000, तो 90,000 हो गया। अभी 2,100 बचा है, तो अगर हम 21 टाइम्स प्लस 100 वाली बटन दबा दें तो ये 2,100 हो जाएगा, यानी 21 टाइम्स प्लस 100 वाली दबा दिए तो 21 मल्टीप्लाई बाय 100 2,100 हो जाएगा। और इधर से हमारा 90,000 आ गया था, दोनों का ऐड करोगे तो वही वैल्यू आपको मिलेगी। सी वाला देखो 1,20,000 है, अगर 10,000 वाली बटन 12 टाइम्स दबाएंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। फिर 500 बच रहा है तो 5 टाइम्स हम 100 वाली बटन दबा देंगे। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास दो ही बटन है, तो इस बटन से जो बड़ी वैल्यू है वो सारी एक साथ हम ले लेंगे। जैसे ए वाला तो सिंपल था, बी वाले की हम बात कर लें तो 9 10,000 वाली प्लेस पे है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दी, यहाँ तो दिक्कत है नहीं। लेकिन इससे छोटी जो बटन है वो डायरेक्ट 100 वाली बटन है, 100 वाली प्लेस पे 1 है। तो इस 2 को आप कैसे करोगे, तो मैंने क्या बताया, पीछे का जो भी मेंशन नहीं हो पाया है, 9 तो हो गया था, 2 नहीं हो पाया था, तो इन दोनों को मिला लो तो 21 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इसी तरह सी वाले में देखो 10,000 वाली प्लेस पे 2 है, लेकिन 10,000 से बड़ी कोई बटन है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला ही मिला लेंगे। 12 हमने ले लिया, अब 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये काम यहाँ पर हो रहा है। अब डी वाला देख लो 10,000 वाली प्लेस पे 3 है, लेकिन इससे बड़ी कोई बटन नहीं है, तो 6 5 3 एक साथ ले लो, मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दिया। आगे कुछ है ही नहीं है तो बस इतना ही है। ई वाला देख लो 10,000 वाली प्लेस पे 2 है, तो पीछे का सारा हम ले लेंगे। 702 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 100 वाली प्लेस पे 7 है, लेकिन 5 तो रह गया तो इसको भी मिला लो, 57 मल्टीप्लाई बाई 100। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन। तो पहले हम लिख लेते हैं 1 लाख, 1 होगा 50 होगा, इसको बराबर करना है, यानी इससे बनाना है हमको बिलियन। तो 1 बिलियन में 1 के साथ 9 जीरोस होते हैं भाई, 1 10 100 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन आता है। ठीक है, 1 लाख में है 5 जीरोस, इसमें है 9 जीरोस, 4 जीरो और चाहिए तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 4 जीरोस लगा दो, यानी 10,000 से आप 1 लाख को मल्टीप्लाई कर दो तो लाख के पास 5 जीरोस हैं, मल्टीप्लाई होगा 10,000 अपने 4 जीरो और दे देगा तो ये 9 जीरोस हो जाएगा और ये 1 बिलियन बन जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख देना यहाँ पर, यानी अगर आपको पता होगा 1 लाख में कितने जीरो होते हैं और 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं तो सिंपल आप उसका डिफरेंस निकाल लोगे कि हाँ लाख में 5 होते हैं, बिलियन में 9 होते हैं, 4 का गैप है, 4 जीरो के लिए उसको 1 और उसके साथ 4 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर में लिख देना 10,000 लैक्स मेक अ बिलियन। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यू आर गिवन 2 सेट्स ऑफ नंबर कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। आपको 2 सेट दिए हुए हैं नंबर कार्ड्स के, जहां पर 1 से लेके 9 तक नंबर्स लिखे हैं, यानी अलग अलग कार्ड्स हैं, उस पर 1 से लेके 9 तक अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। ऐसे ही आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं, यानी कुछ इस तरह से 1 से लेके 9 तक नंबर कार्ड्स का एक सेट ये ऊपर और दूसरा सेट नीचे। प्लेस अ नंबर कार्ड इन ईच बॉक्स बिलो टू गेट द। अब यहाँ जो बॉक्सेस आप देख रहे हो, इन बॉक्सेस के अंदर आपको नंबर कार्ड्स लगाने हैं। इस तरह से ए वाले में क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल सम, बड़े से बड़ा सम जो बन सकता है वो आना चाहिए ये कार्ड सेट करके। अब देखो जो भी नंबर बनेगा उसकी नंबर ऑफ डिजिट तो फिक्स है भाई, जितने बॉक्सेस यहाँ पर बने हैं उतने ही कार्ड आप लगा सकते हो, यानी उतने ही डिजिट का नंबर बनेगा। ऊपर आप देख सकते हो आपके 7 बॉक्सेस है, नहीं ऊपर जो नंबर बनेगा वो 7 डिजिट का बनेगा, नीचे आपके 5 बॉक्सेस है तो यहाँ नंबर लगाओगे तो एक 5 डिजिट नंबर बनेगा। तो नंबर ऑफ डिजिट को हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, बड़े से बड़ा सम बनाना है तो वो कैसे हो पाएगा, बड़े से बड़ा नंबर लेके,
यानी दोनों नंबर बड़े से बड़े आप लोगे तो उनका जो सम आएगा वो भी बड़े से बड़ा होगा। लेकिन बड़े से बड़ा नंबर कैसे बनेगा? उसके लिए हम क्या करते हैं, जो लार्जेस्ट प्लेस है उस पर सबसे बड़ी डिजिट को रख देते हैं। इस तरीके से हम सेटिंग करते हैं। यानी सबसे बड़ी डिजिट हमारी 9 है। अब 9 1 वाली प्लेस पे रखोगे तो सिर्फ ये 9 होगा। अगर यही 9 आप 10 वाली प्लेस पे रखोगे तो 90 समथिंग बनेगा। 100 वाले पे रखोगे तो 900 समथिंग बनेगा। और ये उठाकर यहाँ पर रख दोगे तो ये कौन सी प्लेस है, 10 लाख वाली प्लेस है, तो यहाँ 90 लाख समथिंग बनेगा। तो हमको बड़े से बड़ा नंबर बनाना है ना, इसका मतलब बड़ी से बड़ी डिजिट बड़ी से बड़ी प्लेस पे रख दो। तो 9 हम यहाँ पर रख देंगे। एक 9 हमने इस्तेमाल कर लिया। अभी एक और 9 हमारे पास बचा है क्योंकि 2 सेट है ना कार्ड का, तो दूसरा 9 भी हम यहाँ रख देंगे। अब दोनों 9 इस्तेमाल हो गया। बड़ी से बड़ी डिजिट कौन सी बच गई, 8 बच गई। तो 8 हम यहाँ रख देंगे। एक 8 और बचा है, लेकिन वो कहाँ रखें, यहाँ पर रखें या यहाँ पर रखें? अभी मैंने बताया था कि बड़ी से बड़ी प्लेस पे हमको रखना है बड़े से बड़ी डिजिट को। तो 9 तो इस्तेमाल हो गई, अब 8 बड़ी से बड़ी डिजिट बची हमारे पास। अगर 8 हम यहाँ रख देंगे तो ये 1000 वाली प्लेस है, यहाँ से 8000 समथिंग बनेगा। लेकिन अगर 8 हम यहाँ रखेंगे तो ये 10,000 वाली प्लेस है, यहाँ 80,000 समथिंग बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 8 को यहाँ रखेंगे। 9 के लिए तो यहाँ कोई प्लेस थी ही नहीं ना, वरना एक 9 ऊपर रखते और दूसरा 9 नीचे रखते। ये दोनों खाली थी तो हमको मजबूरी में ही दोनों को अगल बगल रखना पड़ा। अब यहाँ पर 10,000 की 2 प्लेस खाली थी ना, एक ऊपर वाले नंबर के लिए एक नीचे वाले नंबर के लिए। तो इस तरह से हमने सेट कर दिया, क्योंकि अगर इधर रखते तो ये 1000 वाली प्लेस पे आता, कम वैल्यू हमको मिलती। अब इसी तरह से हम सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, 2 8 हमारा हो गया। सारे नंबर हमारे पास 2 2 हैं, तो 7 यहाँ 7 यहाँ, 6 इधर 6 इधर, 5 इधर 5 इधर, 4 और 4। ये हमारी सेटिंग हो गई। अब इसका सम कर दो तो हमारा नंबर बनेगा 100,75308। अभी पहले समझ लो, बी वाला भी करा देते हैं, फिर प्रॉपर आंसर मैं आपको लिखा दूंगा। बी वाला है स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस ऑफ द 2 रिजल्टिंग नंबर्स। अब दूसरे तरीके का नंबर आप बनाओ इस तरह से कि छोटा से छोटा जो डिफरेंस है वो आना चाहिए। अच्छा, छोटे से छोटा डिफरेंस आएगा कैसे, पहले ये समझो। अब मान लो आपसे कह दिया जाए कि एक 2 डिजिट नंबर में से एक 1 डिजिट नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दो, इस तरह से कि छोटा से छोटा डिफरेंस आना चाहिए, जितना कम हो सके उतना आप ले आओ। अब आपने इसके लिए क्या किया है, बड़े से बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लिया और बड़े से बड़ा 1 डिजिट नंबर ले लिया, क्योंकि एक 2 डिजिट नंबर लेना था और एक 1 डिजिट नंबर लेना था, दोनों का डिफरेंस निकालना था। यहाँ से डिफरेंस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरे बंदे ने कहा कि मेरे तो समझ में ये आ रहा है कि डिफरेंस कम चाहिए तो छोटे से छोटा नंबर ले लो। तो उसने क्या किया, सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर ले लिया और सबसे छोटा 1 डिजिट नंबर ले लिया। यहाँ से डिफरेंस निकाला तो क्या आ गया, 9 आ गया, यानी इससे तो कम आ गई वैल्यू। एक तीसरे बंदे ने कहा कि यार हमको डिफरेंस कम चाहिए ना, तो 2 डिजिट नंबर वाला छोटा लो और 1 डिजिट नंबर वाले को बड़ा लो, ताकि इनके बीच में जो गैप है वो कम से कम हो सके। तो उसने 2 डिजिट वाला नंबर तो छोटे से छोटा लिया, 1 डिजिट वाला बड़े से बड़ा लिया, तो 10 - 9 किया तो आ गया 1। यानी इस तीसरे वाले बंदे का आइडिया सही था कि हमको डिफरेंस कम से कम चाहिए ना, यानी इनके बीच में गैप कम से कम हो। तो जो 2 डिजिट वाला नंबर है वो छोटे से छोटा हो और 1 डिजिट वाला बड़े से बड़ा हो, ताकि दोनों एक दूसरे के करीब आ सके और डिफरेंस कम से कम हो सके। यही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। जो ज्यादा डिजिट वाला नंबर है उसको छोटा से छोटा बनाना है और जो कम डिजिट वाला नंबर है वो बड़े से बड़ा बनाना है। तो चलो पहले नीचे वाला बना लेते हैं। बड़े से बड़ा नंबर हमको बनाना है ना, तो 9 यहाँ रख दिया, 9 यहाँ रख दिया, 8 8 7। अब छोटे से छोटा नंबर बनाना है तो सबसे छोटी डिजिट हम यहाँ रखेंगे, फिर एक और 1 हमारे पास यहाँ रख दिए, 2 भी 2 ठो है, 3 भी हमारे पास 2 है, फिर ये 4। तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 1022447। अब चलिए इसका प्रॉपर आंसर हम लिख देते हैं। कैसे आप लिख के दिखाओगे, आंसर में ए वाले पार्ट में इस तरीके से आप बॉक्सेस बनाओगे और उसके अंदर जो नंबर बताया था वो आप लिख दोगे। फिर आप लिखोगे लार्जेस्ट पॉसिबल सम, ये दोनों नंबर को ऐड करके वैल्यू आ जाएगी 100,75308। इसी तरह से आप बी वाले में करोगे। अब ये जो बॉक्सेस है ना, आप चाहो तो ना बनाना, बना दोगे तो अच्छा है, लेकिन नहीं बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर में हमसे ये पूछा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल सम क्या होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस क्या होगा। तो ये जो लास्ट में वैल्यू आ रही है ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पर बॉक्सेस नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। तो बी वाले हम लिखोगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिफरेंस, पहला नंबर लिख दिया माइनस, दूसरा नंबर था 99887, वैल्यू आ जाएगी 102247। तो ए वाले में ये जो नंबर आ रहा है और बी वाले में ये जो नंबर आ रहा है यही मेन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यू आर गिवन सम नंबर कार्ड्स। आपको कुछ नंबर कार्ड्स दिए हैं, जैसे एक कार्ड पे लिखा है 4000, दूसरे पे लिखा है 13,000, 300, 70,000, 1,50,000, 25, इस तरह से अलग अलग नंबर कार्ड्स आपको दिए हैं। यूजिंग द कार्ड्स गेट एज क्लोज एज यू कैन टू द नंबर्स बिलो यूजिंग एनी ऑपरेशन यू वांट। अब ये जो नंबर कार्ड्स दिए हैं ना, इन्हीं के नंबर का आपको यूज करना है, कोई बाहर से नंबर आपको नहीं लेना, यही नंबर्स आपके पास होने चाहिए और कोई सा भी ऑपरेशन के बीच में लगा सकते हो, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यही आपको करना है इन नंबर्स के बीच में। और नीचे जो नंबर्स दिए हैं
वो जितना करीब से करीब उस नंबर के आप पहुंच सकते हो वहां पर आपको पहुंचना है। ईच कार्ड कैन बी यूज ओनली वंस फॉर मेकिंग अ पार्टिकुलर नंबर। ध्यान रखना, हर कार्ड को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है, एक से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको अपने से ट्राई करना है जो गिवन नंबर है उससे कितना क्लोज वैल्यू ले आ सकते हो। ऐसा नहीं कि जो सबसे क्लोज पॉसिबल है वही आपको ले आना है, आप कितना ले आ सकते हो। तो यहाँ पर कोई सही गलत आंसर की बात नहीं होगी, बस ये है कि कौन कितना क्लोज ले जा पा रहा है उसका आंसर उतना ही अच्छा माना जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ए वाले में क्या लिखा है, 1,10,000 क्लोजेस्ट आई कुड मेक इज, करीब से करीब जो मैं बना सकता हूँ। वो ये कह रहा है कि क्या किया हमने, एक 4,000 वाला कार्ड ले लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर 20 और 5 वाले कार्ड को एक साथ रख के ऐड कर दिया, फिर इसमें 13,000 ऐड कर दिया तो आ गया 1,13,000। यानी 20 और 5 ऐड कर दो तो 25 आ जाएगा, 25 को 4,000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो वैल्यू आए उसमें 13,000 ऐड कर दो तो ये वैल्यू आपको मिली। कह रहा है करीब से करीब मैं ये ले आ सकता हूँ, लेकिन इसको और भी करीब ले जाया जा सकता है। जैसे अगर 300 वाला कार्ड हम यूज़ कर लें और इसमें 300 और माइनस कर दें तो जो आंसर है हमारा वो 1,10,000 से और करीब हो जाएगा। भाई अभी क्या है, देखो ये 3,000 एक्स्ट्रा आ रहा है इसके अंदर, हम 300 और माइनस कर देंगे तो डिफरेंस और कम हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 1,12,700 जो कि 1,10,000 से करीब है। तो आप गिवन नंबर के कितना करीब वैल्यू ले आ सकते हो ये आपको ट्राई करना है। अच्छा हाँ, ये जो आंसर आपको दिया है इससे भी हम करीब वैल्यू ले आ सकते हैं। ए वाले पार्ट को मैं दूसरी तरह सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं ले लिया 70,000 वाला कार्ड, उसमें ऐड कर दिया 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 से 20 होता है तो 70,000 और 20,000 90,000 हो गया, फिर इसमें 13,000 और ऐड कर दिया तो ये 1,03,000 हो जाएगा। अभी 320 वाला कार्ड हमने यूज नहीं किया, उसको अगर हम यूज कर ले तो 300 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 2 6, 6,000 यहाँ से आ जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,09,000 जो कि 1,10,000 से काफी करीब है। तो आपने देखा यहाँ पर जो आंसर दिया था उससे भी करीब हम ले जा सके। ठीक है, तो आप जितना करीब ले जा पा रहे हो वो आपको ले जाना है। हो सकता है आपसे करीब भी कोई ले जा पाए, या यहाँ जो आंसर लिखा रहा हूँ उससे करीब भी आप आंसर ले आ दो। तो अपना अपना आपको ट्राई करना है। मैं यहाँ पर एक वैल्यूज आपको लिखा देता हूँ। अब बी वाले में 2 लाख आपको बनाना है, तो देखो हमको 1,50,000 दिया है और 70,000 दिया है, इसको ऐड कर देंगे 2,20,000 आ जाएगा, और 4,000 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000 यहाँ से आ जाएगा, यानी 20,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो एग्जैक्ट 2 लाख हमको मिल जा रहा है। कहने का मतलब ये है 1,50,000 प्लस 70,000 कर दिया तो ये आपका 2,20,000 हो जाएगा। इसमें से अगर सब्सट्रैक्ट कर दें हम 4,000 मल्टीप्लाई बाई 5 को तो आपको एग्जैक्ट 2 लाख वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल एग्जैक्ट जो वैल्यू दी है वही आ जाए। सी वाला देख लो 5,80,000, तो 70,000 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 5 से 35 होता है, यानी 3,50,000 आ जाएगा। हमको 5,80,000 चाहिए ना, तो 1,50,000 एक और है हमारे पास, उसको ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ये टोटल यहाँ तक 5 लाख हो जाएगा, फिर 80,000 और बचेगा। देखते हैं कितना करीब हम जा सकते हैं, क्या 80,000 में पहुँच सकते हैं। देखो यहाँ पर 4,000 है और ये 20 है, 4 2 8 होता है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 हो जाएगा। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 4 2 8 और 4 zeros 80,000 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई 5,80,000। अब देखो जरूरी नहीं कि आपकी भी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, इससे करीब से करीब आप कितना ले जा सकते हो वो है इंपॉर्टेंट। फिर डी वाले की बात कर लेते हैं, 12,45,000, तो 12 लाख समथिंग यानी बड़ी वैल्यू है। अगर यहाँ पर हम 70,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 14 लाख बन जाएगा। हमको चाहिए 12,45,000, यानी इस 14 लाख में से और वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब हमारे पास 1,50,000 है तो 14 लाख में से 1,50,000 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 12,50,000 हमारा बचेगा, और यहाँ पर है 12,45,000, यानी 5,000 और कम करना है। हमारे पास 4,000 वाला है तो उसको हम माइनस कर देते हैं, तो 1,000 का डिफरेंस बचेगा। अभी 300 वाला भी तो है, उसको भी सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 12,45,700, जो कि काफ़ी करीब है गिवन नंबर से। इसी तरह आप ई वाला कर लो, ये 20 लाख समथिंग है, तो हम एक काम करते हैं 1,50,000 वाले को यूज़ करते हैं। अगर 1,50,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 30, ये 30 लाख बन जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,50,000 आ जाएगा, जो कि काफ़ी कम है। तो एक काम करते हैं 25 को माइनस कर देते हैं, 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 - 5 से। 20 - 5 आपका 15 होता है, 15 से 225 होगा, यानी 22,50,000 आ जाएगा, जो कि काफ़ी करीब है। अब कुछ चीज़ें और सब्सट्रैक्ट करके इसके और करीब हम ले जा देंगे। जैसे हमारे पास 70,000 का कार्ड है, इसको माइनस कर दिया, 13,000 वाले को माइनस कर दिया, -4,000 -300, ये सब कर लोगे तो आ जाएगा 21,62,700,
जो कि 20,90,800 से काफ़ी करीब है, यानी 71,900 का डिफरेंस आएगा। तो इतने बड़े नंबर में इतने का डिफरेंस ठीक है, काफ़ी करीब हम ले जा सके। तो ये वैल्यू अपने हिसाब से मैंने ट्राई की है, आप खुद से कोशिश करना, हो सकता है आप और करीब ले जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मेक द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, एज्यूम ईच कॉइन इज 1 मिलीमीटर थिक। यानी कितने सिक्के एक के ऊपर एक लगाएं कि वो जो पूरे सिक्के लग रहे हैं उनकी जो टोटल हाइट है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी को मैच कर जाए, यानी लगभग उसके बराबर हो जाए। अब आप ये पूछ सकते हो कि कॉइन कितना मोटा है, तो ये दे दिया आपको कि 1 मिलीमीटर थिक है। तो आप लिखोगे एज्यूम्ड थिकनेस ऑफ ईच कॉइन इक्वल है 1 मिलीमीटर के, यानी एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं। हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी है, 180 मीटर, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। अब जिन चीज़ों को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं ना, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, तभी कंपेरिजन हो पाता है। ऊपर वैल्यू मिलीमीटर में है, यहाँ मीटर में है, तो चाहे मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो या मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अब छोटे से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहाँ डेसिमल के चक्कर आ जाता है, इसीलिए बड़ी को छोटे में बदल लेते हैं, यानी मीटर को मिलीमीटर में बदल लेते हैं। तो मीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 मिलीमीटर। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट हो गई। अब हमको ये पता करना है कितने कॉइन्स को स्टैक करना पड़ेगा, एक के ऊपर एक लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है उसको एक सिक्के की हाइट से हम डिवाइड कर देंगे, यानी उसकी थिकनेस से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं नहीं समझ पा रहे हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो आपसे ही पूछा जाता है कि बताओ 3 मिलीमीटर हाइट हमको पहुंचानी है, कितने सिक्के लगाने पड़ेंगे, तो आप सिंपल क्या करोगे, जितनी हाइट हमको चाहिए और एक कॉइन की जो थिकनेस है उससे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 3, यानी 3 सिक्के लगाने पड़ेंगे। एक सिक्के की हाइट है 1 मिलीमीटर, तो ऐसे एक और सिक्का, यानी 3 सिक्का लगाओगे तो 1 1 1 3 मिलीमीटर आ जाएगा। समझ गए क्यों डिवाइड कर रहे हैं। अब चलिए करते हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इक्वल 1 से डिवाइड करोगे तो वही आ जाएगा, यानी 1,80,000 कॉइन्स एक के ऊपर एक लगाओगे तो उसकी हाइट जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रे हेडेड एल्बाट्रॉसेस हैव अ रफली 7 फीट वाइड विंग स्पैन। अब यहाँ पर एल्बाट्रॉस बर्ड के बारे में बात की जा रही है, जिनका जो विंग स्पैन यानी पंख फैला दें तो जो लंबाई आएगी वो 7 फीट की होती है। दे आर नोन टू माइग्रेट अक्रॉस सेवरल ओशंस। ये कई सारे समुद्र को पार कर जाते हैं, इनके लिए इनको जाना जाता है, यानी बड़ी लंबी लंबी दूरी ये तय करते हैं। एल्बाट्रॉसेस कैन कवर अबाउट 900 to 1000 किलोमीटर इन अ डे। एक दिन के अंदर ये लगभग 900 से 1000 किलोमीटर तक की दूरी कवर कर लेते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप रिकॉर्डेड इज अबाउट 12,000 किलोमीटर। तो ये लंबी लंबी दूरी तय करते हैं। एक दूरी जिसको रिकॉर्ड किया गया था वो लगभग 12,000 किलोमीटर की थी, यानी एक ही ट्रिप के अंदर, एक ही सफर के अंदर उन्होंने 12,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ऐसा रिकॉर्ड किया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी डेज वुड सच अ ट्रिप टेक टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन अप्रोक्सीमेटली। अब आप बताओ कितना दिन लगेगा इसी तरीके की ट्रिप को करने में कि वो पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर जाए, लगभग बता दो। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रहा है कि 12,000 किलोमीटर की दूरी वो कितने दिन में कवर करेंगे, कह रहा है पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने में कितना दिन लगेगा। अब आप पूछोगे ये 12,000 किलोमीटर किसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ कह रहा है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रिप, यानी कई सारे वो सफ़र करते हैं। एक सफ़र जिसको रिकॉर्ड किया गया था वो लगभग 12,000 किलोमीटर्स का था। ये एक बात आके वहाँ खत्म हो गई। अब जो पूछा जा रहा है वो पैसिफिक ओशन का पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं क्वेश्चन के अंदर कोई वैल्यू दे दी तो बस उसको हमको यूज़ ही करना है। ऐसे आप देखो 7 फीट वाइड इसका विंग स्पैन ये भी दिया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर इसका कोई यूज़ नहीं है, यानी आंसर दोगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है कि पंख उसका कितना चौड़ा है या छोटा है, जो भी है उसकी वैल्यू का यूज़ नहीं है। इसी तरह यहाँ एक बात कही गई है कि एक सफ़र जो रिकॉर्ड किया गया था वो लगभग 12,000 किलोमीटर्स का था। जो पूछा जा रहा है वो ये कि पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने में कितना दिन लगेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, ऐसे करीब पैसिफिक ओशन आपका बनता है। तो अगर यहाँ से यहाँ क्रॉस करेगी तो देखो कम दूरी तय करनी पड़ेगी, अगर इस किनारे से इस किनारे क्रॉस करेगी तो ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रही है तो अलग अलग जगह से उसकी जो दूरी है वो अलग होगी कि कितना उसको ट्रेवल करना पड़ेगा कि वो पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर जाए, पार कर जाए। अब इंटरेस्टिंगली ये जो दूरी है वो भी लगभग 12,000 किलोमीटर से लेके 19,000 किलोमीटर बनती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने में कितने दिन उसको लगेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कहाँ से चल रहे हो और किधर जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये डिस्टेंस करीब 12,000 से लेकर 19,000 किलोमीटर बनता है, तो इसमें से कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हो। तो हम यही 12,000 ही ले लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप 12,000 ही लो, कोई सी भी दूरी आप ले सकते हो। इसको सिंपल आप सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज द साइज ऑफ पैसिफिक ओशन, कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है इसकी, कितना लंबा चौड़ा है ये, तो वहाँ से कोई सी वैल्यू आप उठा सकते हो।
यहाँ पर ये 12,000 किलोमीटर इसलिए दे दिया ना कि अगर मान लो आप वैसे एग्जाम में पूछा गया, अब आपको तो मालूम नहीं पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, तो आप ये 12,000 किलोमीटर अज्यूम कर लेना, मान लेना। तो समझ गए बात, 12,000 किलोमीटर हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, बल्कि इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने में जितनी दूरी तय करेंगे वो 12,000 से लेकर 19,000 किलोमीटर बनती है। तो इनमें से कोई सी वैल्यू हम अपने से मान सकते हैं। यहाँ 12,000 किलोमीटर इसीलिए दे दिया कि इनकेस अगर आपको पैसिफिक ओशन की वैल्यू नहीं पता, आप नहीं निकाल पा रहे हो, तो यही वैल्यू आप एज्यूम कर लो, मान लो। तो आप पहली लाइन लिखोगे अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस टू बी कवर टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन, ये इक्वल है 12,000 किलोमीटर के। यानी लगभग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी पैसिफिक ओशन को क्रॉस कर जाओ, तो वो इतनी डिस्टेंस बन रही है। लेट अस टेक डिस्टेंस कवर्ड इन अ डे। अब एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर करते हैं, ये आपको 900 to 1000 किलोमीटर दिया है, तो चलो आसानी के लिए 1000 ले लेते हैं, सॉल्व करना आसान पड़ेगा। टाइम टेकन टू क्रॉस द पैसिफिक ओशन, ये इक्वल हो जाएगा, देखो 1000 किलोमीटर एक दिन में जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर कितने में जाएंगे, 1/1000। 12,000 किलोमीटर कितने में जाएंगे, इसको 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेसिकली 12,000 को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपको दिन पता चल जाएगा। 12,000 डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल आ जाएगा 12 डेज। एक दिन में 1000 किलोमीटर जा रहे हैं तो 12 दिन के अंदर 12,000 किलोमीटर चले जाएंगे, वही दूरी हमको तय करनी थी, तो वैल्यू आ गई हमारी 12 डेज। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, अ बार टेल्ड गॉडविट होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट रिकॉर्डेड नॉन स्टॉप फ्लाइट। तो ये जो बर्ड है इसका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा जो है नॉन स्टॉप फ्लाइट इसी ने तय की, यानी बिना रुके चलते जाने की जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली बर्ड है वो यही है। इसने ट्रेवल किया था 30,560 किलोमीटर अलास्का से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक बिना रुके। इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 13 अक्टूबर 2022 को और ये लगभग 11 दिन तक चली। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी डे। रोजाना लगभग कितनी दूरी उसने तय की होगी यह बता दो। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। हर घंटे में उसने लगभग कितनी दूरी तय की होगी ये भी आप बता दो। तो चलिए बताते हैं इसको। तो हमको क्या दिया, डिस्टेंस कवर्ड बाय गॉडविट इन 11 डेज। 11 दिन के अंदर उसने पूरी जर्नी को कंप्लीट किया था और कितनी दूरी तय की थी 13,560 किलोमीटर। तो 11 दिन में इतना जा रही, एक दिन में कितना जाएगी 11 से डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1232। देखो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, आपको अप्रॉक्सीमेट ही बताना था, लगभग ही बताना था। तो जितना पूरा डिवाइड हो जाए उतना ले लो, जो रिमाइंडर बच जाए उसको छोड़ दो और आगे लिख देना अप्रॉक्स। शॉर्ट में अप्रॉक्सीमेटली को इस तरह लिखते हैं, यानी लगभग एक दिन के अंदर वो 1232 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रही है। ये तो एक दिन का आ गया। आपको एवरी आवर का बताना है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, नहीं 24 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है, तो एक घंटे में 24 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 52 किलोमीटर। अच्छा हाँ, यहाँ पर देखो डिस्टेंस की बात हो रही है ना, किलोमीटर ब्रैकेट में लिख देना अप्रॉक्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ 51 आ जाएगा, पूरी तरह से नहीं डिवाइड होगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, लेकिन रिमाइंडर को छोड़ दो, डेसिमल वगैरह में लाने की जरूरत नहीं है। लगभग हमको बताना है, यहाँ भी आप ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख देना, यानी लगभग हर घंटे वो 51 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, बोल्ड ईगल्स, ठीक है, ए लिखा है लेकिन इसको बोल्ड पढ़ेंगे, यानी गंजे ईगल की बात हो रही है। नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4,500 to 6,000 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है, इतनी ऊंची उड़ान भरते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको दी है। एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं उनकी हाइट आपको दी है, कितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमूज बिल्डिंग। तो सोमू की बिल्डिंग जिसको हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि वो 40 मीटर की हाइट की है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो कितना टाइम्स ये हाइट बनती है। वहाँ पर एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि अगर आपसे पूछ लीजिए कितना टाइम्स, तो उसमें हम डिवाइड करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू को छोटे से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कितना टाइम्स है। तो चलिए करते हैं इसको। तो आप लिखोगे हाइट ऑफ सोमोज बिल्डिंग इक्वल है 40 मीटर के। अब 3 चीज़ें हमसे पूछ रही है ना, तो ए बी सी पार्ट करके हम इसका आंसर दे देते हैं। तो ए वाला है हमारा बॉल्ड ईगल फ्लाइट हाइट, यानी कितना ऊंचा उड़ते हैं, वो हमको दिया है वैल्यू, रेंज हमने लिख दिया। दोनों के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 4,500 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स है वो आ जाएगा। तो पूरी तरह से नहीं डिवाइड होगा, रिमाइंडर वगैरह का छोड़ देना, तो 112 अप्रॉक्स आ जाएगा। दूसरी वैल्यू भी इसी तरह से निकाल लो, 6,000 डिवाइडेड बाई 40, ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा 150। तो आप लिख देना बॉल्ड ईगल फ्लाई अबाउट 112 to 150 टाइम्स हायर देन सोमोज बिल्डिंग। तो इतना गुना ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं। फिर बी वाले माउंट एवरेस्ट की बात कर लेते हैं। 40 से डिवाइड करोगे इसको तो 221 अप्रॉक्स आ जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 221 टाइम्स टॉलर देन सोमोज बिल्डिंग। फिर लास्ट में एरोप्लेन्स की बात की जा रही है तो वो कर लेते हैं। 10,000 को 40 से डिवाइड करोगे 250 आ जाएगा। 12,800 को 40 से डिवाइड करोगे, ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगा 320। फाइनल लाइन आप लिख देना एरोप्लेन फ्लाई अबाउट 250 to 320 टाइम्स हायर देन सोमोज बिल्डिंग। तो ये तीनों चीज़ का कंपैरिजन हमने कर दिया और ये आंसर हमारा हो गया।
यहाँ करीब पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहां से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।